हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि सभी विद्यार्थी स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। ऑनलाइन जो क्लासेज आपकी चल रही हैं यूट्यूब के माध्यम से, सभी विद्यार्थी प्रतिदिन जो भी वीडियोज विद्यालय द्वारा मिलती हों, प्राप्त होती हों, उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें और अपनी पसंद को हम तक पहुंचाते रहें। वीडियो लाइक जरूर करें। आज हम 10th क्लास के क्लास 10 में एक नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं, पैसिव कंस्ट्रक्शन। पैसिव कंस्ट्रक्शन। वैसे आपके पाठ्यक्रम में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ये चैप्टर चल रहा है। आपके पाठ्यक्रम में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का चैप्टर है, इसको पैसिव कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। वैसे विद्यार्थियों, एक चैप्टर हमने आपको पहले वीडियोस में जो पूर्ण कराया है नरेशन का, ये सभी 2 चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं और पूर्व पढ़ा चुके हैं, इन सब का एक मूल नेम हुआ करता था पुरानी ग्रामरों में, और जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन इसका हिंदी अर्थ होता है रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी होता है रूपांतरण। तो रूपांतरण की परिभाषा क्या कहती है? रूपांतरण की परिभाषा कहती है कि ऐसे वाक्य जिनकी रचना बदल जाती है, जिनका ढांचा बदल जाता है, बट लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपने एक चैप्टर पढ़ा है नरेशन, और दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आप यहाँ पैसिव कंस्ट्रक्शन का, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पूर्वी कक्षा में इनके बारे में आपको हमने विस्तार से बताया है। पूर्व कक्षा में इनके बारे में आपको हमने विस्तार से बताया है। एक वक्ता अपनी बात को 2 प्रकार से कह सकता है। पहला है एक्टिव वॉइस, जिसको हिंदी में कर्तरी वाच्य कहते हैं, और दूसरा होता है कर्मवाच्य। स्टेटमेंट को 2 प्रकार से बोला जाता है। इंग्लिश में भी आप इसको 2 प्रकार से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कर्तरी वाच्य के यानी एक्टिव वॉइस के रूप में और पैसिव वॉइस के रूप में। तो परिभाषा दोनों की बहुत ही सटीक है। जिस वाक्य का कर्ता प्रधान होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट जहां इंपॉर्टेंट होता है, वो वाक्य होता है कर्तरी वाच्य का, जिसमें कर्ता और क्रिया का संबंध होता है, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस में कर्ता निष्क्रिय होता है, जहां वाक्य कर्म प्रधान होता है, जो वाक्य का सब्जेक्ट बनता है उस वाक्य का क्रिया से लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ नाम मात्र का कर्ता बनता है। इसलिए दोनों में परिवर्तन यही है कि जहां कर्ता प्रधान होता है उस वाक्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जो सेंटेंस कर्म प्रधान होता है, जब वाक्य की जो क्रिया होती है, वाक्य का जो कार्य होता है, उसमें जो कर्ता भाग नहीं लेता है, इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है, उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। तो आपके इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का चैप्टर चल रहा है, ये आपके 3 अंक का आता है, जिसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन आपको बोर्ड पैटर्न पर पूछे जाते हैं। एक तो क्रिया भरवाई जाती है पैसिव वॉइस की, दूसरे वाक्य को चेंज किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम वाक्य को चेंज करना सीखेंगे, वाक्य को कैसे बदला जाता है, एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो इन दोनों चैप्टरों को आपने पहले क्लियर किया है। अब हम आपके सामने जो प्रमुखता के जो नियम होंगे उन्हें हम आपके सामने क्लियर करेंगे। और मैं एक बात सभी बच्चों को साफ तौर पर कहना चाहूंगा, क्लियर कर देता हूं, जो अभी आपके चैप्टर शुरू नहीं आया, क्योंकि हर वर्ष होता है शुरू, और वो है हमारा टेंस। टेंस
जो है वो अंग्रेजी व्याकरण का एक फंडामेंटल फैक्टर है। टेंस के बगैर, टेंस के बिना हम व्याकरण का कोई भी हिस्सा नहीं कर सकते। इसलिए सभी 10th क्लास के विद्यार्थी अपनी 9th क्लास की जो कॉपी है उसमें आपको ग्रामर को विस्तार रूप से कराया गया है, उसका अध्ययन करें प्रतिदिन और टेंस को कंठस्थ करें, जिससे हम इन चैप्टर का जो वीडियोज आपको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उनको हम आसानी से हल कर सकें। एक्टिव से पैसिव वॉइस जो बनाने के नियम हैं वो कुछ ऐसे हैं, जो प्रमुखता के नियम है उनको देखेंगे आप। पहला, जिन्हें याद भी करना है और वैसे हमको उन पर बनाना है। पहला देखो, चलो इसको सरल कर लेते हैं, कर्म को कर्ता बनाना। दूसरा नियम है अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना। तीसरा नियम है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। चौथा नियम है बाई लगाना। और पांचवा नियम है कर्ता को कर्म बनाना। ये 5 नियम हमें वाक्य पे लगाने हैं, सेंटेंस पर लगाने। हमको सेंटेंस की पहचान भी आना चाहिए। तो कुछ एक नियम है जैसे जो हम आपके सामने बता रहे हैं। हमारे अंग्रेजी में कुल 12 टेंस होते हैं। टेंसों के प्रकार तो मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन प्रत्येक के 4 भाग होने पर 12 टेंस हो जाते हैं। 12 टेंसों में से केवल मात्र हम 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, 4 की नहीं बनती है। 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, जिनका मैं नीचे नाम लिख रहा हूं। पहला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। ये हमको प्रमुखता से ध्यान रखना है। दूसरे, जिस प्रकार का वाक्य, जिस प्रकार का सेंटेंस हमें दिया हुआ होता है उसी प्रकार की पैसिव वॉइस बनती है। टेंसेस के अंतर्गत आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा है और अभी हमने जो एक चैप्टर समाप्त कर चुके हैं उसका निर्देशन का, उसमें हमने 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़े। तो उन्हीं सेंटेंसेस में हमने यहाँ वाक्यों को भी पढ़ना है। तो जिस प्रकार का वाक्य, जैसे आपने टेंस पढ़ा है, साधारण वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। तो उसी प्रकार से हमें जिस प्रकार का सेंटेंस दिया हुआ होता है उसी प्रकार का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जिस प्रकार का वाक्य दिया है उसी प्रकार से नया वाक्य हम निर्माण करेंगे। तो 8 टेंसेस जो आपके शेष है, तो इनको देखें हम। कर्म को कर्ता बनाना, थोड़ा सा मैं एक बार फोकस कर देता हूं। एग्जाम्पल हो सकता है आपके आज नहीं हो पाए, लेकिन जहां सेंटेंस की बात आ रही है, सेंटेंस को हम आपके सामने क्लियर करते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस एक वाक्य होता है, इनका एनालिसिस करते हैं और पूरा ध्यान रखना है। सेंटेंस के जाने बगैर हम पैसिव वॉइस के चैप्टर में थोड़ा अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि हमें
वाक्य के अंतर्गत के चीज को देखना है कि कौन क्या कहाँ है कैसे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंग्लिश के व्याकरण के बगैर हम ना ट्रांसलेशन कर सकते हैं ना इन चीजों को हल कर सकते जो आपके सामने आ रहे हैं। सेंटेंस क्या है, आप अपनी कक्षा में हिंदी में पढ़ चुके हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है, जिसका अर्थ निकलता है शब्द मिलकर के तब एक वाक्य का निर्माण होता है, उसको सेंटेंस कहते हैं। तो अंग्रेजी में जो सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस की बिल्डिंग है, सेंटेंस की जो बिल्डिंग है वो क्या है, SVO। क्योंकि हमको कर्ता भी चाहिए, वर्ब भी चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। बिना आइडेंटिफिकेशन के हम कैसे पता करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे? तो SVO का क्रम होता है सेंटेंस बिल्डिंग में। वाक्य निर्माण करने के लिए SVO क्रम चाहिए हमको। तो S फॉर सब्जेक्ट, तो इसका विस्तार अपन जब देखते हैं तो ये बनता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये वाक्य का निर्माण है। इस तरह हमको सेंटेंस पहचान करनी है कि हमारा कर्ता कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है। तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है सब्जेक्ट, दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट। ये दो सेंटेंस के भाग होते हैं। एक जो सिंपल सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक भाग कहलाता है सब्जेक्ट, दूसरा कहता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट मीन्स तो आप जानते हैं कर्ता, और प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। कर्ता किसे कहते हैं, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जिस वाक्य में जो क्रिया, जो कार्य होता है, जो वर्ब होता है, उस वर्ब को जो पूर्ण करता है, उस कार्य जो करे वो कर्ता कहलाता है। फिर आता है विधेय। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, कर्ता के बारे में, वाक्य का ऐसा भाग जो कर्ता के बारे में विस्तार से बताता है, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। और प्रेडिकेट के भी दो भाग होते हैं, एक तो होती है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। ये दोनों मिलकर के प्रेडिकेट का निर्माण करते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे वाक्य का एक छोटा सा प्रारूप आपके सामने जो पेश किया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस के दो भाग हुए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता के बाद जो भी सेंटेंस बचता है पूरा पूरा वो प्रेडिकेट कहलाता है। थोड़े से अगर हमें प्रैक्टिस के लिए समय मिलता है और अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो सेंटेंस पैटर्न कई प्रकार के होते हैं जिस प्रकार से हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। ये जरूर नहीं होता है कि जिस प्रकार से गुरुजी ने अपने वाक्य का निर्माण किया उसी प्रकार से हम सीखें। तो वाक्य के पैटर्न को जानने के लिए, सीखने के लिए हमें अपनी जो सीधी क्लासेस ऑफलाइन की होंगी तब जाकर आपको उनका ज्ञान होगा किस प्रकार से हमको वाक्य निर्माण करना है, क्योंकि वीडियोज पर सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो ये सेंटेंस निर्माण है, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, इनके आधार पर हमको पहचान करना है। तो इस प्रकार हम अपना जो कर्ता क्रिया कर्म पहचानेंगे। तो जैसे आपका पहला नियम बनता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट को, इस कर्म को हम सबसे पहले किसके स्थान पर, कर्ता के स्थान पर, क्योंकि जानते हैं सेंटेंस बिल्डिंग में सबसे पहले हम कर्ता को ले जाते हैं। अंग्रेजी में जब वाक्य निर्माण होता है तो सर्वप्रथम कर्ता लेके आते हैं, कर्ता के बाद वर्ब। अब वर्ब दो हो गई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वो टेंस के नियम अनुसार है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी या नहीं आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो ऑब्जेक्ट को हम जब पहले ले जाएंगे यहाँ तो सब्जेक्ट कहलाएगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया है। दूसरे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, आपको लिखा है नियम में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना। उसके बाद मेन वर्ब आती है। पैसिव वॉइस के वाक्य में हमेशा ही किसी भी टेंस का प्रयोग हो रहा हो वाक्य में, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। एक्टिव वॉइस के वाक्य की तरह नहीं है कि टेंस बदल गया तो हेल्पिंग वर्ब बदल गई, मेन वर्ब बदल गई, कभी फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कभी सेकंड फॉर्म आ रही है, कभी थर्ड फॉर्म आ रही है, कभी आईएनजी लगा रहे हैं, कभी इंफिनिटिव लगा रहे हैं। लेकिन पैसिव वॉइस ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, प्रोनाउन के बारे में आप अपनी पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। जो पहली कक्षा में तुमने पढ़ा है उनके ज्ञान के बिना 10th क्लास की व्याकरण का अधूरापन आपको महसूस होगा। इसलिए समय रहते सभी विद्यार्थी 9th क्लास की व्याकरण की कॉपी को तलाश करें और उसके एक एक चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखो, मैं आपके सामने चार्ट पेश कर रहा हूं ब्लैक बोर्ड पर। ये हमारे सब्जेक्ट हैं और ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो जो नंबर 1 नियम और नंबर 5 नियम उनको अब आपस में क्या करेंगे हम, जैसे सब्जेक्ट आई, बी,
क्रम में जैसे आपका ही, सी, इट और नाउन, तो ही का ऑब्जेक्ट बनता है हिम, सी का बनता है हर, इट का बनता है इट और नाउन का बनता है नाउन। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट जो हमें दिख रहे हैं, जैसे मान हमको सब ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट अगर मी है तो करता क्या लग जाएगा आई, अस है तो वी, यू है तो यू और देम है तो दे। इसी के क्रम में अगर हिम है तो ही और हर है तो सी, इट है तो इट और अगर कोई नाउन दिया हुआ है तो नाउन लगाएंगे। अगर करता को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई का मी, बी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और नाउन का नाउन। ये नहीं हो कभी ध्यान रखना। जैसे आपके लिए योर सेल्फ आ गया कर्म के रूप में, या योर फादर आ गया कर्म के रूप में, तो योर फादर को हम चेंज नहीं करेंगे, उसको कर्म के से उठा करके कर्ता के स्थान पर लगा देंगे और हमारा वो कर्ता बन जाएगा। तो इनका हमको विशेष ध्यान रखना है। आज के वीडियो में आपको इतना ही काफी है और हम कल आपको इसके बारे में विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।